Hi guys, welcome to my channel Psychology with Pan. My name is Sakshi Pan, and if you are here for the first time, hi, and if you are here back again, I welcome you. Today we are here with neurodevelopmental disorder. That is what? That is your autism spectrum disorder, intellectual disability, ADHD and specific learning disorder. छोटा छोटा सा पहले डिफरेंस समझते हैं कि सब में क्या है. आईडी, वील से आईडी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. फाइन. आईडी और एसएलडी दैट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में क्या अंतर है? आई टेल यू. नाउ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज तारे ज़मीं पर वाली मूवी. डिसलेक्सिया. ठीक, वेरी इजी. नो मतलब डिसलेक्सिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसएलडी. देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है. मतलब अदर टाइप के कह रहे और टाइप के भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं. नाउ इफ़ यू हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, नहीं, इफ़ यू हैव read the definition of intelligence in chapter 1, that says that it is a global and aggregate capacity of an individual to do dash dash and dash. वो तुम्हारे लिए है ना. तो इफ़ आई से कि मेरी इंटेलिजेंस या हम में से किसी की भी इंटेलिजेंस हम कैसे देख सकते हैं? कैसे देखेंगे कि मेरी अपनी ग्लोबल कैपेसिटी यानी सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं चैप्टर 3 क्लास 11, योर मोटर, सोशल, कॉग्निटिव, राइट, सोशल, इमोशनल, ये जितने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ये हमारे कितने अच्छे जा रहे हैं. देयर आर अदर्स एज वेल, पर मैं अभी बेसिक के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. और हम बेसिक के बारे में ही बात करेंगे क्लास 12 में. तो मैं आपको बता क्या रही थी? हाँ, मैं आपको बता ये रही हूँ कि इंटेलिजेंस क्या होता है. तो इंटेलिजेंस की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज़ अ ग्लोबल एंड अग्रीगेट कैपेसिटी, विच मीन्स कि ग्लोबल है यानी इट कवर्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड अग्रीगेट का मतलब कि मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करूँगी और उसका जो टोटल बनेगा वो इंटेलिजेंस है. नाउ व्हेन आई से कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, इसका क्लियर मार्कर ही यही है. इफ़ द IQ इज लेस देन 70 देन द पर्सन हैज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो हाँ, अब भाई 70 के नीचे हमारी क्या आ गई? IQ आ गई. अब अगर मान लीजिए 70 के नीचे आपकी IQ आई है, आपकी नहीं, जिसकी भी आई है, तो हम उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे कि भाई आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. अब होगा क्या इसमें? ये जितने अभी मैंने एस्पेक्ट बताए थे, योर सेम, ग्लोबल एंड अग्रीगेट, ये सबका अग्रीगेट विल बी ऐसा क्रूड, मतलब ऐसे क्रूडली समझ लो, विल बी 70 और लेस देन 70, एंड ग्लोबली ये मोस्टली सारे मार्कर्स में कम होंगे. नाउ कमिंग ऑन टू योर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज़ अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट. So when I talk about dyslexia, it is about what? It is about reading. That the person is confused, that Ishan was confused between P and Q. 3, 8, 6, right? So it is very specific. But the child was able to make social interactions. वो बढ़िया मज़े से बातें करता था, उससे पता था कि मुझे कहाँ से क्या स्नीक आउट करना है, मेरी कौन सी चीज़ छुपा ली गई है, कौन सी चीज़ नहीं छुपाई गई है. ठीक, तो ये सारी चीज़ें उसे पता है. छुपा ली गई है, नहीं छुपा ली गई है, इज़ व्हाट? योर ऑब्जेक्ट परमानेंस. रिमेंबर पीका बू का आपने आई होप ये पढ़ा है कि जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस पढ़ा था. और ऑब्जेक्ट परमानेंस जब हम when we reach to the level that we अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज़ कि अगर मान लो मैंने ऐसे किया पी कबू, तो वो क्या होगा कि आप समझ जाओगे कि अरे समवन वाज हाइडिंग एंड नाउ द पर्सन इज नॉट हियर. सो यू विल बी वेरी क्यूरियसली एक्ट एंड यू विल मतलब ऐसा you will very curiously act and then you will take my hand and you will see my face.
समझ में आया, ऐसे बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू स्टिल लाइक टू प्ले पीकाबू। अब खैर, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी थी, इट इज़ अ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड ईशान वॉज वेरी वेल विद इट। ईशान न्यू वॉट इट इज़, राइट। तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज वर फाइन, इट वॉज जस्ट दैट कि वो PQ8R और इन सब चीज़ों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा था, जिसकी वजह से ही वॉज मेड टू फील बैड, ही फेल्ट बैड, उसका कॉन्फिडेंस कम हुआ, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आए, तब उसके अंदर जो इश्यूज आए। अदरवाइज द चाइल्ड हैड none of such issues, खाली उसको रीडिंग वाला प्रॉब्लम था। Are you understanding what I'm trying to say? Intellectual disability, when we talk about ID, it is your global capacity and मतलब ग्लोबली चीज़ों में प्रॉब्लम है, और SLD में किसी एक ही एस्पेक्ट में प्रॉब्लम होगी। दिस इज़ योर की पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू ADHD एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेट अस टॉक अबाउट ADHD फर्स्ट। Now ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. अब ये होता क्या है? ADHD होती है, ADHD का पहला पॉइंट इज इनअटेंशन। अब इनअटेंशन क्या होता है? इनअटेंशन होता है, अच्छा, जिस तरीके से ADHD को हम पोर्ट्रे करते हैं, दैट द चाइल्ड इज़ वेरी हाइपर एक्टिव, पूरे समय घूमता रहता है। अब मतलब जो एक पोर्ट्रे, अगर मैं कोई भी बताना चाहे किसी भी द चाइल्ड हु हैज़ ADHD, राइट, वो ऐसा होगा कि बच्चा पूरे समय क्लास में घूम रहा है, इधर उधर हमेशा इधर डिस्ट्रैक्टेड है, नोटोरियस है एंड ऑल ऑफ दैट। बट एक्चुअली में होता क्या है, ये देखो, इन अटेंशन इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड रीड अबाउट इट। एंड इन अटेंशन होता क्या है? पहली बात, ये दिस इज सम न्यूरोट्रांसमीटर का लोचा, एंड बिलीव मी, it is not really under the control of the child to be attentive in the class or anywhere. That is because why? It is not that the child does not want to be attentive or the child is not trying to be, but some neurotransmitter ka locha has happened in the brain and the child is unable to understand कि ये इतने सारे स्टिमुलस जो आ रहे हैं इधर उधर से, मैं उसे रेगुलेट कैसे करूं। सो इट इज़ नॉट कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे पता है मुझे किस पे ध्यान देना चाहिए, पर मैं नहीं दे पा रही हूँ। अब क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, विथ टाइम मेरा यही बिहेवियर किसी एक तरीके से रीइंफोर्स हो जाएगा। आई विल गेट कंडीशन टू इट एंड देन आई विल स्टार्ट रिपीटिंग इट। Are you understanding? It starts here, but then it comes out in a form of a behavior. So that is inattention. Baki ka you can read it from the book. I just want to tell you that actually what inattention means. Now then, talking about hyperactivity. Now hyperactivity is completely behavioral in nature. कैसा होता है हाइपर एक्टिविटी कि द चाइल्ड इज जंपिंग, द चाइल्ड कीप्स ऑन फिजिटिंग हियर एंड देयर, द चाइल्ड keeps on going from one place to another and all of that. So basically hyperactivity is seen behaviorally, right? Now the third part of it is impulsivity. What is impulsivity? Impulsivity is your, ऐसे समझ लो, it is a reaction to any stimulus. How I like, or maybe other people also like to explain it, is response is when you wait and then
what, and then respond to a stimulus, and then reaction is when you suddenly react, as in without any time. So that is reaction. Impulsivity can be understood a quick decision, very impulsive in nature का हम ऐसे कहते हैं ना, the child is very impulsive, you are so impulsive in nature और blah blah blah. So impulsive होता क्या है कि आप एकदम से कुछ भी decision ले लो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना टाइम लिए हुए. You don't even wait yourself to be calmer, and you just say things. So that is called impulsivity. Understanding? Now these are the 3 points. अब आप कहेंगे मैं भी तो अपनी लाइफ में मैंने अपने आज तक क्या ही डिसीजन सही लिए हैं, मैं तो सारी डिसीजंस अपने ख़राब ले लेता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. डार्लिंग, अगर ऐसा है तो वो ADHD नहीं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है. तो प्लीज़ उस पर काम करिए, अपने आप को ADHD डायग्नोस मत करिए, ठीक है. और ऑल्सो टू बी वेरी, मतलब अब देखो यहीं पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती हैं. नाउ इफ़ यू फिजिट अ लॉट, काइंडली डोंट थिंक दैट यू हैव ADHD जस्ट बाय फिजिटिंग. वो कई बार जब हम एंक्शियस होते हैं, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, जब हम कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं, तब भी वी फिजिट अ लॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिफोर अ वाइवा एंड ऑल ऑफ दैट. तो हर सिम्टम अगर अकेला आपको कहीं किसी भी डिसऑर्डर में मिल जाए, काइंडली डोंट डायग्नोस योरसेल्फ. You don't have ADHD ऐसे, you just fidget. Understanding? Yeah. Coming on to the autism spectrum disorder. Which is also called ASD. When I talk about ASD, there is this one child in my class that I remember the most. और अभी 1-2 दिन पहले ही I was having a conversation with her. उस दिन for some reason क्या बारिश ही हो रही थी, तो ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, तो we were chit chatting in the class a little bit, not a lot. तो उसमें हम ऐसी बात कर रहे थे. So I told her कि I realized that class 11th में, now if you remember my last example, hallucinations नहीं, delusion वाला, जहाँ पे वो 3 बच्चे बात कर रहे थे, ये उनमें से एक है. और ये उनमें से एक है. और इन्होंने क्या किया कि हाँ, तो अगर ये बात करनी है और मुझे पढ़ाना है क्लास में और मुझे इनका अटेंशन चाहिए, आई वॉन्ट हर टू लिसन टू मी. मैं कई बार सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा रही होती हूँ, मैं कई बार शायद मैं चैप्टर 4 क्लास 11 का पढ़ा रही थी, कई बार चैप्टर 2, वट एवर. दिस चाइल्ड, एज सून एज आई से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, I don't know what comes out of her body, and she's like, but the full on attention is on me. Magic. So I use that a lot in the class. अब वो मैंने उस दिन उसको बता दिया कि ट्रिक, तो मे बी इट वोंट वर्क, पर ठीक है, अब तो ज़्यादा टाइम बचा ही कहाँ है. इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से बाय बाय टू माई क्लास 12 चिल्ड्रन. नेवर माइंड. तो मैं यही बता रही हूँ कि ASD, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया इसके बारे में. खैर आगे बढ़ते हैं. सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है ये पढ़ते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज children who have ASD. I really, they are very cute. Actually they are very cute. खैर आगे बढ़ते हैं. मुझे 2-3 बच्चे अपने ध्यान में आ गए. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो ASD होता क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मार्क डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन. मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, बाकी जो किताब में लिखा है वो भी मैं पढ़ देती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या ही सोचोगे आप लोग, है ना, मैं पढ़ने में क्या ही जा रहा है, पर मैं समझाऊंगी अलग तरीके से, ठीक है. हाँ जी. तो ASD में लिखा है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स इन कम्युनिकेशन स्किल,
marked difficulty in social interaction, stereotyped pattern of behavior, and restricted range of interest. Fine. There are few stereotyped body movements such as hand flapping, jumping, clapping is common. Now I would really like to explain it because I love explaining. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक इंसान है और उसे अपने वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर. ऑटिज्म अपने आप में अकेला नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आता है. सो इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी, लिटिल बिट ऑफ सेंसरी इश्यूज, लिटिल बिट ऑफ gastrointestinal problems, little bit of compulsive behavior, little bit of obsessive thoughts, right? तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है ऑटिज्म. आगे बढ़ते हैं. तो मान लीजिए एक इंसान है, वो हर चीज़ से डरा हुआ रहता है. मैं एक टिपिकल केस बता रही हूँ. वो हर चीज़ से डरा रहता है, ठीक है. तो उसे कुछ भी नया एक्सप्लोर करने में ना बड़ा डर लगता है. मान लो ये एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है और पॉइंट मतलब 7 लेट्स से 1 साल का है, ठीक. 1 साल का बच्चा है, उसे ना हर चीज़ से डर लगता है. नाउ इवन इफ द चाइल्ड इज सिटिंग, even if the child has started crawling, child will not explore the environment. मान लीजिए मैं अभी यहाँ चेयर में बैठी हूँ, मुझे यही बस इतनी जो मेरी एरिया है, मुझे यही एक अच्छी जगह लगती है. इसके अलावा मुझे सब कुछ, मैं जब भी सब कुछ देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है. मुझे डर लगता है कि मेरे सामने जो चेयर रखी है मैं उसे छूँगी तो कुछ हो जाएगा, यहाँ से कुछ होगा, वहाँ से कुछ होगा. सो इट इज़ द फियर ऑफ अननोन, ठीक. जब मैं इंटरैक्ट ही नहीं करूँगी तो मैं सीख भी नहीं पाऊँगी. अगर मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट नहीं करूँगी तो मैं सीख भी नहीं पाऊँगी. मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा. आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट. डू यू रिमेंबर? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हम अपनी नॉलेज बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग and my construction will not happen if I will not interact with other people or I will not interact with the environment. Are you understanding? Very good. So point number 1, I am so fearful of things around me that I stopped interacting with them. In return, I don't learn anything because again, I fear interacting them. I don't speak as well. Sometimes I know how to speak, but I won't speak because I don't want to speak. Fine. Now, this was about my interest area. Now, something in my body is also going wrong. या तो मेरी बॉडी, either my body needs a tight hug all the time, मेरी बॉडी में पूरे टाइम मुझे ऐसे कोई सेंसेशंस चाहिए तभी मुझे शांति मिलती है, और या फिर मुझे आई नीड नो टच. या तो आई नीड this much pressure around my skin every time or most of the time, or I don't even want this. इसके अलावा because I fear so many things, I am also anxious sometimes.
एंड अगर आपने थोड़ा भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर अभी तक पढ़ा है, यू वुड नो, आई होप योर टीचर हैज़ टोल्ड यू और यू हैव सर्च्ड इट ऑनलाइन, कि जब भी एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं 70-80% ऑफ द टाइम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी एसिडिटी, डाइजेशन इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट. इसके अलावा but the child who has autism spectrum disorder sometimes is very repetitive in nature. Sometimes they are repetitive with their actions, so they might do this 4 times, and this activity might happen let's say 10 times in an hour. Are you understanding? So repetitive motor movements can happen. Even sometimes repetitive words can be there. मैं कुछ टाइम पहले एक एग्जाम्पल बता रही थी. आई हैव अ केस जिससे एक पर्टिकुलर गाना बहुत पसंद है. वो जब वो स्पॉटिफाई पे गाना खोलता है, वो 3 मिनट 20 सेकेंड पे जाके रुकता है, वो दोबारा 30 सेकेंड तक सुनता है या पर्टिकुलर सेकेंड्स तक, देन अगेन ही गोज बैक, then again he goes back, and then again he goes back. That is repetitiveness in nature. And now you will ask why, and then if you will ask me why, that why do all of this happens, then I will also have to ask why, because there is no answer to it yet. अभी तक ASD का कोई भी कॉमन कॉज नहीं पता चला है, तो आई एम सॉरी, इट इज़ स्टिल अननोन. देयर आर पीपल आर स्टिल डाइसी, आई एम ऑल्सो डाइसी, पर हाँ, दिस इज़ हाउ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लुक्स लाइक. मतलब मैंने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच बताई है. थोड़ा सा इसमें मैं 1-2 चीज़ें और बता रही हूँ आपको, मतलब बता नहीं रही हूँ, एक बार लेट मी प्रूफ रीड इट फॉर यू. वैसे मैंने जितना ही बताया वो सब कुछ इसमें लिखा है. सो इफ़ यू रीड दिस टर्म कॉल्ड मार्क डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन, इट सेज दे हैव प्रोफाउंड डिफिकल्टी इन रिलेटिंग टू अदर पीपल. ऑब्वियसली आई वुड हैव डिफिकल्टी इन रिलेटिंग टू अदर पीपल. आई डोंट लाइक व्हाट दे लाइक, बिकॉज मैंने तो कभी ये सब चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करी. आई डोंट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद देम. इट इज़ नॉट इवन दैट आई हेट यू. It is like I don't want to interact with you. You do your own work, let me do my own work. They live in their own fantasy world. They don't want you to be there. ठीक, आगे. Cannot initiate social behavior and seem unresponsive to others' feeling. Again, unable to share emotions and experiences. Yeah. तो मैं यही बता रही थी कि मैं क्या बता रही हूँ, जो किताब में लिखा होता है वो कभी भी पूरी तरीके से सच नहीं होता है, और मैं ये भी आपको बता रही हूँ. अब ऐसा नहीं है कि वो कभी भी इंटरैक्ट नहीं करता, पर वो हमेशा एक डर बना रहता है बच्चों के अंदर. या दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू. बाय द वे, ये ID जो मैं बता रही थी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चार होते हैं. दैट इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. आपकी किताब में NCERT में एक बड़ा सा कॉलम बना हुआ है. ठीक, उस कॉलम में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, और वो जो लिखी हैं वो लिखी ही हैं. कई बार वो रियलिटी नहीं होता है. मेरे पास फ़िलहाल बुक नहीं है, मेरे पास रेफरेंस बुक है, तो मैं I will better search that book online. I got the table. So the table says table is 4.2, characteristic of individuals with different levels of intellectual disability, right? देखो, इसमें सीवियर और प्रोफाउंड एक में ही लिखा है. मैं माइल्ड ID के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, चंद शब्द.
वो चंद शब्द ये हैं बेटा कि इसमें जो ये अडल्ट लिविंग में यूजुअली मैरीज एंड हैज़ चिल्ड्रन लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है. I mean, obviously marrying is possible, but it should not happen. This is my opinion that if you, I don't know, अब तुम लोग वो मुझे सोशल मीडिया की वीडियो वगैरह का खैर छोड़ो, I don't want to even talk about it. So basically ये जो characteristics of individuals with different levels of intellectual disability है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 एरियाज दिए हैं. किसके? एरियाज ऑफ फंक्शनिंग के. ठीक है. और आपका माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर रेंज दिया है. तो इस टेबल में द फर्स्ट पॉइंट सेज, आपको पढ़ना आता है प्लीज़ खुद से पढ़ ही लीजिएगा, मैं खाली एक एग्जांपल बता रही हूँ होता क्या है. नाउ योर सेल्फ हेल्प स्किल्स आर बेसिकली एडीएल. एडीएल क्या होता है? एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी आपका ब्रश करना, नहाना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, घड़ी पहनना, बाल बनाना, अपना हेयर केयर करना, स्किन केयर छोड़ो, फेस वॉश करना, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं इसे हम एडीएल कहते हैं. यही आपकी सेल्फ हेल्प स्किल्स कहलाती हैं. ठीक है. स्पीच एंड कम्युनिकेशन इज़ व्हाट. बढ़ते हैं. सो स्पीच एंड कम्युनिकेशन इज दैट यू आर टेलिंग मी समथिंग, आई अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस एंड आई रेसिप्रोकेट इट. तो इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? मैंने आपको बताया, सुनो ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना. आई टेल यू 3 things टू डू, बट यू इन रिटर्न आर एबल टू डू ओनली 1 thing. फिर तुम्हारी बात आ गई. खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. फाइन. सो अकेडमिक्स इज आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि आप एक पेपर पढ़ पाए. मेरे हिसाब से जो होता है हमारे यहाँ, जो हम मतलब लाइक एट माई सेंटर व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि द चाइल्ड शुड लर्न हिंदी इतनी कि चाइल्ड इज एबल टू रीड द न्यूज़पेपर. द चाइल्ड इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि वो अपना बेसिक कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही कर पाए. अगर कर पा रहे हैं तो, अगर मैनुअली नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो डेट समझ जाएं, आसपास क्या हो रहा है वो समझ जाएं. सो बेसिक चीज़ें अगर आ रही हैं सो इट्स ऑल गुड. अकेडमिक्स इज़ डन फॉर मी. ठीक. उसके बाद सोशल स्किल्स इज हाय हाउ आर यू, तो अगला भी कहे हाय आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग. समझ में आया? बेसिक सोशल स्किल्स. तो आपको ऐसे जब आपसे कोई बोले कि हाय व्हाट्सअप, आपको सड़ा सा चेहरा नहीं बनाना होता है, अच्छे से रेसिप्रोकेट करना चाहिए. थोड़ा ये दिस इज नो ब्रेनर, बट आई डोंट नो पीपल डोंट हैव ब्रेन और व्हाट. सॉरी, अगर मैं ऐसी बोलती गई आई विल हैव टू स्पीक सॉरी अबाउट आफ्टर एवरी एक्सप्लेनेशन. Never mind. Next is a vocational adjustment. You should be able to do something for yourself. तभी तो काम बनेगा. Isn't it? आपको कुछ तो ऐसा आना चाहिए जिससे you can earn for yourself. Isn't it? It is, right? Yeah. तो आपको चाहे कैंडल बनाना आ जाए, चाहे आपको टाइपिंग आ जाए, तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए सो दैट यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ. नाउ द लास्ट इज योर अडल्ट लिविंग. दे टॉक अबाउट मैरिज, चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ दैट, बट बिलीव मी, आई नो, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा विश्वास मानिए, मैंने काम किया हुआ है. मैरिज इज़ नॉट नाइस फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इवन विथ अडल्ट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. वैसे भी खैर छोड़ो फिर से. सो या इसके अलावा वी कंप्लीटेड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड क्या, प्लीज़ कृपया करके अपनी एनसीईआरटी खोलें, उसे पढ़ें. आपकी एनसीईआरटी गीता, बाइबल और किसकी तरह है, कुरान शरीफ की तरह है. ऐसे पढ़ें हर पन्ना और बिल्कुल मतलब याद कर लें. मतलब ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको मैं रात में पूछूं तो आपको रात में ही, ऐसे मतलब जगा के पूछूं तो आप आंखें खोलते ही बता दें हाँ ये.
समझ में आया बात? आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग लाइक माई टीचर्स. नेवर माइंड. I hope that I was able to clear your doubts regarding neurodevelopmental disorder. I just want to give you a realistic approach to it, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ तो खुद भी लेंगे, पढ़ना आता ही है, तभी आप क्लास 11 तक पहुंच गए हैं. और देखिए, बेकार की चीज़ों में टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए. अगर आप ये वेब सीरीज़ वगैरह देखने के शौक़ में हैं, पता नहीं क्यों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, मेरा आप जो भी है, मैं आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बंद कर दीजिए. अटेंशन स्पैन 3 महीने में बढ़ जाएगा. ये मैं मतलब कोई वो दवाई नहीं है, पर ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले, तो मैं शेयर कर रही हूँ. 2-3 महीने में एकदम प्रॉपर आप देखेंगे, आपका टेंशन स्पैन बढ़ जाएगा. बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए. और नहीं करेंगे तो मत करिए, मैं क्या ही कर सकती हूँ. पर हाँ, कोशिश करिए कि आप किताब से पढ़ें, रीडिंग करिए. रीडिंग करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए. पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको फ़ोन करके पूछेगा और बोलेगा कि यार मैं बता रहा हूँ कि तुम कुछ और बोलना चाहते थे और तुमने लिख कुछ और दिया है. और फिर तुम उन्हें कहोगे कि हाँ सर, हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ और लिखना चाहता था और मैंने कुछ और लिख दिया. वो तुम्हें मार्क्स दे देंगे. आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. थोड़ा प्लीज़ राइट, स्टार्ट राइटिंग. हवा में मतलब ऐसे ज़िंदगी मत जियो. भले ही आधा पेज लिखो, एक सब्जेक्ट का आधा पेज लिखो, डेली लिखिए. ये इम्पॉर्टेंट है. एंड इफ साइकोलॉजी इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट. एक सेकेंड, लाइट अच्छी आ रही थी. ये लैपटॉप की लाइट है. खैर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ बैठ के लिखिए. और लिखना एक अच्छी आदत है और आपको बहुत अच्छे फल देगा अगर आप लिखेंगे तो. इसी ज्ञान के साथ मैं थैंक यू फॉर विजिटिंग. एंड अब थोड़ा अच्छे से बोल लेती हूँ, डांट लिया है. Thank you for visiting, guys and girls. And if it was your first time, I hope our interaction was quite cool. I am so sorry for all the sarcasms, but I am not. I hope that you are at a better place now. Please take care of yourself. अपना बहुत ध्यान रखें. आप आई नो कि आप में से काफ़ी शायद लोगों को मैं जानती भी नहीं होंगी, बट आई एम वेरी श्योर अगर सबके लिए नहीं, 1-2 आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. उनमें से एक आप खुद ही हैं. आपके लिए आप खुद बहुत इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरीके से. अच्छा खाना खाएं और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बातें करें. थैंक यू सो मच. एंड या बाय.